हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल है। ये टॉपिक बेसिक कंसेप्ट का है। ये 9th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, ये सब के लिए मैं एक कलेक्टिव लेक्चर दूंगा जिसमें किसी क्लास का भी वो स्टूडेंट है उसके लिए समझना जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे किसी स्पेसिफ़िक क्लास की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जो बेसिक है ये तकरीबन अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने वाला है तो ये सब के लिए है, यकसां है। मोल होती क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, ये मोल का कंसेप्ट आया कैसे, इसके ऊपर बात करूँगा। देखें, हमें पता है कि एटम बड़ा स्मॉल पार्टिकल है। हम किसी भी एटम के इंडिविजुअल मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको डिटरमिनेट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा फ़िज़िकल बैलेंस नहीं है जैसे हम मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ों के मास को डिटर्मिनेशन करते हैं। वो इस तरह का कोई फ़िज़िकल बैलेंस नहीं है जिसमें हम मास ऑफ द एटम को कैलकुलेट कर सकें। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एटम का जो मास है बड़ा स्मॉल है। ये हमने एविडेंस ऑफ एटम में पढ़ा था कि जो एटम के जो मास रेंजेस हैं, जिनको हम बोल रहे थे एटॉमिक मास रेंजेस, एटॉमिक मास रेंज, ये क्या थी? 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। अब ये देखें, ये इसको आम हमारे पास जो फिज़िकल बैलेंस है उससे इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। फिर इसके लिए हमने कन्वीनियंट मेथड लेके आए, एटॉमिक मास यूनिट। अब उससे भी, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट आप अगर देखें तो 1 AMU, हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास यूनिट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कार्बन का मास कितना है, हम कहते हैं 12 AMU। हाइड्रोजन का कितना है? 1.008 AMU। तो वो भी बड़ा स्मॉल मास है, उसको भी जो है कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। वो कन्वीनियंट में हम उसको लिखते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करना वो भी डिफ़िकल्ट है। तो हम अपनी आसानी के लिए एक कलेक्टिव सोच डेवलप कर लेते हैं साइंटिस्ट कि किस तरह हम एटम के मास को कैलकुलेट करें। तो वो हम क्या करते हैं, किसी भी एटम या किसी भी सब्सटेंस का मास को हम ग्राम में या केजी या पाउंड में जब एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जब पाउंड, केजी या ग्राम में किसी भी सब्सटेंस के मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मोल का नाम देते हैं। किस तरह? जैसे आपको पता है मेरे पास अगर 12 ये बोर्ड मार्कर हैं तो उस वक्त मैं उनको बोर्ड मार्कर नहीं कहूँगा, उनके लिए मेरा नाम बन जाएगा एक दर्जन का नाम दे दूँगा। अब दर्जन किसी चीज़ का भी हो, उसको समझने के लिए हमें पता चल जाता है कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, 12 हैं। ये हमने क्यों करते हैं? अपनी आसानी के लिए कलेक्शंस ऑफ द पार्टिकल्स कर लेते हैं ताकि उनको समझना क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि एटम का मास बड़ा स्मॉल था, उसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है। हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है कि हम एटम के मास को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए ही हमने उसकी अपनी कन्वीनियंट के लिए जब किसी भी एटम एलिमेंट या किसी अदर सब्सटेंस के मास को ग्राम, केजी या पाउंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसी तरह जब किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम नेम क्या दे देते हैं? मोल। अब इसके अंदर मोल की बात समझने के लिए एक कलेक्टिव बात मैं आपको बता दूंगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। मोल एक जर्नल टर्म है। जिस तरह मैंने कहा दर्जन, वो एक जर्नल टर्म है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब मोल एक कलेक्टिव टर्म है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ग्राम एटम पढ़ सकते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को। ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी बात की जा सकती है। इसी तरह ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम आयन, इनको कलेक्टिवली मोल ही कहा जाता है। जब मोल की बात हो रही है तो इसका मतलब है वो ग्राम एटम की भी बात हो सकती है, ग्राम मॉलिक्यूल की भी बात हो सकती है, ग्राम फार्मूला यूनिट की भी बात हो सकती है और ग्राम आयन की भी बात हो सकती है। उनमें पार्टिकल्स जो हैं
वो डिफरेंट होंगे, उसी पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मोल को समझने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में आपको सारे पार्टिकल्स आसान आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास एलिमेंट भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, या इस मॉलिक्यूल की बजाय कोवलेंट कंपाउंड, कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, मैं लिख देता हूं कंपाउंड। उस दो टाइप्स में जो कंपाउंड की हैं वो कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ये क्या होगा, कोवलेंट ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड, और इसी तरह कोई आयोनिक स्पीशीज भी हो सकती है। अब इनके बेसिक पार्टिकल्स की बात करेंगे। इनमें पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स क्या होगा, यानी बेसिक पार्टिकल। एटम का बेसिक पार्टिकल क्या है, एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल क्या है, एटम। और दो बातें याद रख लें, अगर आयोनिक कंपाउंड हो तो उसका बेसिक यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। और अगर कोवलेंट कंपाउंड हो उसका अंदर, यानी उसमें कंपाउंड की दो टाइप्स मैंने बताई, ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो फिर आयोनिक कंपाउंड। अगर उसमें कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर कोवलेंट कंपाउंड। बॉन्ड की नेचर की बेस पे हमने उसको दो यूनिट्स में बना दिया। अगर तो आयोनिक कंपाउंड है तो उसका बेसिक पार्टिकल क्या बनता है, फार्मूला यूनिट। और अगर कोवलेंट कंपाउंड हो तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल। अब इसका क्या होता है, आयन। अब मैं अगली एग्जाम्पल की तरफ लेके आ रहा हूं। एग्जाम्पल, एटम की एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह हाइड्रोजन है, कार्बन है, मैग्नीशियम है। अब इसमें क्या है, अब वो वाले हम कंपाउंड ले आएंगे जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, इनमें बॉन्ड क्या बनेगा, नॉन मेटल का। नॉन मेटल के साथ बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, कोवलेंट। इसी तरह ग्लूकोज है, C6H12O6, इसमें भी जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट होता है। फार्मूला यूनिट में क्या है, NaCl है, NaBr है, समझ आ रही है, या कोई जैसे AgNO3 है, तो इनमें क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है। अब ये आयन की एग्जांपल दें तो जिस तरह OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है, एग्जांपल्स किसकी, इनकी। आगे इनके मैथ की बात करें। अब देखो हमने इस, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका क्या होता है, 1.008 AMU। कार्बन का कितना होता है, 12 AMU। इसी तरह वाटर के मैथ की बात करूं तो ये क्या होता है, 18 AMU। NaCl की बात करूं तो उसका कितना बनता है, 58.5। तो ये मैं एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि बाकी आप बाद में हम फाइंड कर सकते, AMU। और इसी तरह इसका क्या होता है, OH नेगेटिव का क्या है, 17 AMU। ये हमने किस में लिया है, एटॉमिक मास यूनिट में। अब इसी तरह इसके मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब जब सिंपल मास होता है यानी एटॉमिक मास, उसको मास को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मास की रिप्रेजेंटेशन ये है कि एटम एलिमेंट के मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास में।
अब इसका मतलब जो हाइड्रोजन का जो मास है 1.008, ये क्या है, एटॉमिक मास। अब इसी तरह मॉलिक्यूल के इसके मास को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने उनकी एग्जांपल में मास में लिखी, आगे उनकी रिप्रेजेंटेशन दे दी कि अगर एलिमेंट का मास होता है तो उसे हम किस में फॉर्म में लिखते हैं, एटॉमिक मास में। कोवलेंट कंपाउंड हो तो उसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास में लिखते हैं। और अगर ये फार्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके मास को हम क्या लिखेंगे, फार्मूला मास। जब फार्मूला मास है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये बेसिक यूनिट किसका था, फार्मूला यूनिट जो था ये बेसिक पार्टिकल किसका था, आयोनिक कंपाउंड का। तो इसका मतलब है कि जब फार्मूला आ गया है तो यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड लिख रहे हैं उसमें बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट नहीं है। अगर कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसके मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास में। और आयोनिक कंपाउंड के मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला मास में। और आयोनिक स्पीशीज के मास को हम क्या कहेंगे, आयोनिक मास। जब इनको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किस में, ग्राम में, ठीक है, तो ये मास इन ग्राम, जब इनके मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मैं अब क्या लिख देता हूँ 1.008 ग्राम। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास, वाटर के मास को मैं किस में लिख देता हूँ 18 ग्राम। इस फार्मूला मास को NaCl को मैं किस में लिख देता हूँ 58.5 ग्राम। और इसके मास को मैं किस में लिख देता हूँ 17 ग्राम। तो फिर जब इनके मैसेज को हमने AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम में, तो फिर इनको हम क्या करेंगे, जर्नल टर्म हमारी क्या बनती है, मोल। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट है तो फिर इसको हम क्या नेम देंगे, ग्राम एटम। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो फिर इसको मोल की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। क्या लिखा जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। और इसी तरह अगर फार्मूला यूनिट हैं तो इनके को मोल की फॉर्म में जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे, ग्राम फार्मूला यूनिट। और इसी तरह अगर हम आयोनिक स्पीशी के मोल को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ग्राम आयन। अब पॉइंट समझ आ गई है कि जब किसी भी, अब अगर एलिमेंट की बात हो रही होगी तो उसके मास को मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास। कोवलेंट कंपाउंड है तो उसको मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास। आयोनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास। आयोनिक स्पीशी है तो उसके आयोनिक मास को जब हम ग्राम की बजाय किस में लिख देते हैं, AMU की बजाय जब हम उनको ग्राम में लिखते हैं तो फिर उनको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये अब मोल बन गया। और उसके मैसेज को अब क्या कहा जाएगा, मोलर मास। किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोलर मास। समझ आ रही है या नहीं आ रही, उनके मास को मोलर मास रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आते हैं कलेक्टिवली, जो हमने ये बात की थी कि मोल में कितनी चीजें आ सकती हैं, ग्राम एटम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। मैं ये देखता हूँ ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपका कंपाउंड कुछ में है, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में है। ग्राम फार्मूला यूनिट ये किस में है, आयोनिक कंपाउंड। और ग्राम आयन किस में है। अब इसको अगर तो आपको ये बोर्ड के पेपर में वो आपसे जो डेफिनेशन पूछता है वो कहता है ग्राम एटम, या पूछता है ग्राम मॉलिक्यूल, डिफाइंड ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम आयन। तो कोई भी पूछेगा तो आपके लिए क्या है, डेफिनेशन को कभी भी याद ना किया करो, डेफिनेशन को क्रिएट किया करो, थिंकिंग में आके कि इसकी डेफिनेशन हमने बनानी कैसे है, जनरेट कैसे करनी है। अब अगर आए आपने ग्राम आयन की, ग्राम एटम की डेफिनेशन करनी है तो आप क्या लिखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट व्हेन द एटॉमिक मास, जो किस में हमें मिलता है, AMU में। अब हम उसको क्या कह रहे हैं, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज नोन एज
ग्राम एटम, सिंपली ग्राम मोल या मोल भी कहते हैं, क्योंकि मोल एक जनरल टर्म है। इसी को ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मोल भी कह सकते हैं और सिंपली मोल भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने डिफाइन करना है ग्राम मॉलिक्यूल, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? अब आपने क्या करना है, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल और सिंपली मोल। इसी तरह अगर वो आपको कह देता है ग्राम फार्मूला यूनिट, तो आपने इसको डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या आप डेफिनेशन करेंगे, व्हेन द, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, फार्मूला मास ऑफ ionic compound, when the formula mass of an ionic compound is expressed in grams, then it is known as ग्राम फार्मूला यूनिट। इसी तरह जब आपके पास आ जाता है ग्राम आयन, तो इसको आप क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन द आयोनिक मास ऑफ आयोनिक सीपीसी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन इट इज नोन एज ग्राम आयन। अब जब भी आपके पास मोल की बात आती है, आपने तीन बातें याद रखनी है। जब भी किसी मोल में वो ग्राम एटम की बात करता है, ग्राम मॉलिक्यूल की बात करता है, ग्राम फार्मूला यूनिट की बात करता है या ग्राम आयन की बात करता है, तो आपने तीन बातें बतानी है। आपने पहला काम क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, ये पहला काम। दूसरे काम क्या है, आपने उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने उसका फार्मूला लिखना है। अब मैं मोल की एक कलेक्टिव डेफिनेशन करने जा रहा हूँ, एक जर्नल टर्म में जिसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब सुने, मैंने ये सब्सटेंस लिखा था, तो मैं ये लिखूंगा, इसकी कलेक्टिव डेफिनेशन जब करूंगा तो ये क्या है, मोल की एक कलेक्टिव डेफिनेशन, जिसमें एक जर्नल डेफिनेशन जब बनेगी तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास किस चीज का था, एलिमेंट का। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक सीपीसी। इन सब को मैंने किस में लिखना, इन सब को किस में लिखूंगा, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज कॉल्ड मोल। ठीक है, अब आपको मैंने लिखा मोल, अगर आप सिर्फ एक ये लिख देते हैं तो फिर आप यहां पे क्या लिख दोगे, ग्राम मोल। अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं तो फिर आप क्या लिखोगे, ग्राम मॉलिक्यूल। और अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्राम फार्मूला यूनिट। और अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या है, ग्राम आयोनिक सीपीसी। अगर जनरल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द एटॉमिक मास। अब ये मैं नहीं लिखता, इन सब की जगह पे मैं लिख देता हूं सब्सटेंस। उसमें ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कि ये सारी बातें सब्सटेंस में आ सकती हैं। व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज कॉल्ड मोल ऑफ द सब्सटेंस। उसको क्या नाम दिया जाएगा, मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब इसी के साथ मैं आपको आगे एग्जाम्पल, इसके साथ मैं आगे लिखने जा रहा हूँ इसका। दूसरी बात मैंने क्या की थी, एग्जाम्पल की। तो आपके एग्जाम्पल में, वैसे तो ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जैसे ये है। तो आप हाइड्रोजन क्या आप लिखेंगे, 1 ग्राम एटम
ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अब क्या होगा 1.008 ग्राम, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम। इसी तरह मैंने लिख दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो क्या लिखा जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, तो क्या लिखा जाएगा 58.5 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा 17 ग्राम। तो ये उसकी एग्जांपल होगी। अब जब इनको हमने फार्मूला की तरफ जाना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद या इसकी पिक बनाना चाहते हैं तो बना लें। इसके बाद मैं अगला इसको फार्मूला की तरफ ले आता हूँ जी। अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है कि मोल का फार्मूला क्या है। सिंपल जर्नल फार्मूला लिख रहा हूँ, मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये होता है मैस ऑफ सब्सटेंस। साथ इनको लिख लें कि ये हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर ग्राम में नहीं है तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। अब मोल को हम रिप्रेजेंट किस वे में करते हैं, स्मॉल n से। इस मैस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m में। और इस मोलर मैस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। तो इनका जर्नल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो ये ऐसे भी बन सकता है, n इज इक्वल टू m/m। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोल। मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ अ सम। ये जर्नल टर्म है, ये क्या मैंने बताया, जर्नल टर्म। यहीं पे अगर वो आपको कह देता है ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट के कह देता है, तो आप क्या करेंगे, मैस ऑफ गिवन एटम ओवर मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि आपको मैंने इसीलिए कि बेसिक पार्टिकल एटम किसका है, एलिमेंट का है। जब वो लिख देता है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ग्राम फाइंड आउट द ग्राम एटम ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, किसी एलिमेंट की बात कर देता है, तो आप लिखेंगे ग्राम एटम ऑफ लाइक कार्बन। तो आप क्या लिखेंगे, मैस ऑफ कार्बन किस में, ग्राम, ओवर मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। अब वो एलिमेंट कौन सा लिया जा रहा है, कौन सा एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, कार्बन। अगर इसको जर्नल लिखना है तो आप लिखेंगे ग्राम एटम, जो भी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ग्राम एटम अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, मैस ऑफ एन एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है पॉइंट। और अगर इसी तरह आपको ये कह देता है फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैस ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह आपका वो कह देता है फार्मूला यूनिट, ग्राम फार्मूला यूनिट, तो इसके लिए आप इसको फार्मूला को क्या लिखेंगे, मैस ऑफ फार्मूला यूनिट ओवर मोलर मैस ऑफ फार्मूला यूनिट। और इसी तरह अगर आयोनिक स्पीशीज आ जाती है तो ग्राम आयन आ जाएगा यहाँ पे, तो ग्राम आयन इज इक्वल टू मैस ऑफ आयन ओवर मोलर मैस ऑफ आयन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मोल की डेफिनेशन थी। तो ये जर्नल टर्म में है, इसको थोड़ा मैंने आसान कर दिया। अगेन बता देता हूँ, मोल में ये एक जर्नल टर्म है। किसी भी सब्सटेंस के केस में ये तीनों बातें आ सकती हैं। बेसिक सब्सटेंस में ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम आयन। तो उसमें हम करते क्या हैं कि किसी भी सब्सटेंस
अगर सब्सटेंस ग्राम एटम है तो उस वक्त सब्सटेंस क्या होगा, एलिमेंट। अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो उस वक्त क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड। और अगर ग्राम फार्मूला यूनिट है तो होगा कंपाउंड, लेकिन कौन सी टर्म में, आयोनिक कंपाउंड। और इसी तरह ग्राम आयन है तो उसके जब मैस को हम AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एलिमेंट के मैस को हम किस में लिखते हैं, एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, molecular mass of covalent compound, formula mass of an ionic species, ionic mass of an ionic formula mass of an ionic compound, and ionic mass of the ionic species is expressed in grams। जब इनको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है तो फिर इनको मोल कहेंगे। तो उसमें आपको पता है अगर मेरा एलिमेंट था सब्सटेंस तो फिर ग्राम एटम होगा, अगर हमारा सब्सटेंस कोवलेंट कंपाउंड था तो ग्राम मॉलिक्यूल होगा, और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला यूनिट होगा। और इसके साथ इनमें से बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन आती है, या आपका MCQ पूछा जाता है, या इसके साथ आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक छोटा सा ये बुक से आपको एक दो MCQ छोटे छोटे जो हैं वो करवा के आपका ये बात ख़त्म करता हूँ। लेट्स सपोज आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 की वो बात कर रहा है, तो वो कहता है कैलकुलेट ग्राम एटम, जिसको सिंपल कहता है वो मोल इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सोडियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने उसके साथ हिंट क्या दे दिया है, ग्राम एटम। तो यानी जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो क्या होगा, एलिमेंट। अब और इसी के साथ वो आगे देखें, वो कहते हैं कि अब इससे तीन चीज़ें, ये भी आपको अगर मोल दे देता है, मोलर मैस दे देता है, दो अगर आपको पैरामीटर दे देता है तो तीसरा पैरामीटर आप फाइंड कर सकते हैं। मोल दे देता है आपके पास, ये मैस और मोलर मैस दे देता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैस और नंबर ऑफ मोल्स दे देता है तो आप मोलर मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला याद होने से काफ़ी न्यूमेरिकल आपके कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल करवा के आपको बात ख़त्म कर देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 6 है हमारे फर्स्ट ईयर की बुक की। वो क्या कहता है, फाइंड आउट द ग्राम एटम ऑफ, क्या गिवन क्या है, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब इसका वो कहता है ग्राम एटम फाइंड करें, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्राम एटम ऑफ, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ सोडियम, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब गिवन मैस कितना है, अब वो मैं सारी बात नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिर्फ उसकी वैल्यू लिखूंगा। गिवन मैस कितना है, 0.1, किस में होना चाहिए, ग्राम में, तो वो ऑलरेडी हमें मिल गया। दूसरी बात है मोलर मैस। मोलर मैस क्या होता है कि जब किसी भी मैस को हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राम में, उसको मोलर मैस का भी नाम देते हैं। इसका क्या होता है, एटॉमिक मैस 23। अब इसको क्या लिखा जाएगा, 23, ये ग्राम था और ये क्या बन जाएगी, ग्राम पर मोल। अब ये जब इसका आंसर आप निकालेंगे, वो आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास आंसर 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 4.3 10 रेज पावर -3। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो सिंपल क्या बन जाएगा, मोल। इसको हम रिप्रेजेंट किस में फॉर्म में करते हैं, मोल को, वहाँ ई नहीं लिखा जाता। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपने क्या फाइंड किया, लिए ग्राम एटम ऑफ द सोडियम। आप सुन रहे होंगे कि मैं इससे आगे कोई न्यूमेरिकल करवाऊं। आज का लेक्चर इतना ही मैं रखूंगा, जो आगे आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो जब बोर्ड के MCQ में रिवाइज करवाऊंगा या उसके साथ इंट्री टेस्ट के पेपर को मैं क्लियर करूंगा, तो उसमें ये सारी एग्जाम्पल को मैं क्लियर करूंगा। इसमें सारी आपको मोल के हवाले से, और उसके साथ आगे हमारा एक पार्टिकल आ रहा है मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों को पढ़ा के कंबाइन में सारों के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।